आज अपन देखने जा रहे हैं चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध। कौन सा? चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध। कौन सा युद्ध है ये? चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध है। और इसमें हम बात करेंगे, ये जो युद्ध है जो आपके लड़ा गया है 1817 18 ईस्वी तक, 1817 से 18 ईस्वी तक लड़ा गया है। तो देखो, जिस प्रकार से अपन पहले के युद्धों को पढ़ रहे हैं और उसमें अपन ने सबसे पहले कारणों में सबसे पहला जो कारण माना गया है वो कारण है असंतुष्ट पेशवा बाजीराव। असंतुष्ट पेशवा बाजीराव, यानी कि जो पेशवा बाजीराव है वो क्या है? असंतुष्ट हैं। ठीक है, तो याद रखो बच्चों कि पेशवा बाजीराव के साथ अंग्रेजों ने, ये सेकंड है बाजीराव, अंग्रेजों ने बसीन की संधि की थी। कौन सी संधि की थी? बसीन की। उस बसीन की संधि से बाजीराव को अंग्रेजों ने एक तरीके से बांध दिया था। अर्थात उस संधि के कारण बाजीराव, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं चरित्रहीन था, ठीक है, अयोग्य था, वो बाजीराव उस संधि के कारण क्या हो गया? एक तरीके से कठपुतली बन गया। अर्थात वो कुछ नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो अंग्रेजों से क्या हो गया? असंतुष्ट हो गया और उसने निश्चय कर लिया कि मुझे अब क्या करना है? अंग्रेजों से युद्ध करना है। ठीक है, इसका दूसरा जो कारण माना जाता है, हम देखते हैं कि द्वितीय आंग्ल चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध का दूसरा कारण जो है वो है मराठों तथा पिंडारियों, मराठों तथा पिंडारियों, मराठों तथा पिंडारियों का गठबंधन, का गठबंधन, यानी कि एक तरीके से मराठों और पिंडारियों के मध्य क्या हो गया? समझौता हो गया कि हम मिलकर अंग्रेजों को क्या करेंगे? परास्त करेंगे और हमारे भारत देश से उन्हें बाहर निकालेंगे। ये किस किस पे समझौता हुआ था? मराठों और पिंडारियों। इस बात की झनक जैसे ही अंग्रेजों को लगी, इस बात की झनक जैसे ही अंग्रेजों को लगी, तो निश्चित रूप से संघर्ष होना क्या हो गया? अनिवार्य हो गया कि भाई देखो, पिंडारी जो जात, जो कास्ट है या जो प्रजाति है, ये एक तरीके से जिस प्रकार मराठा है ना, सेम उसी प्रकार लड़ाकू जाति है। क्या है? लड़ाकू जाति है और इसने हमारे स्वतंत्रता के युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यहां पर भी मराठों का साथ दे रहे हैं कौन? पिंडारी। किसको परास्त करने में? अंग्रेजों को परास्त करने में। तो जब इस चीज की जानकारी जब अंग्रेजों को लगी तो अंग्रेजों ने अब मराठों को जड़ से नष्ट करने का या उसे हमेशा के लिए समाप्त करने का फैसला ले लिया था। तीसरा कारण, तीसरा कारण की बात करें तो अपना जो तीसरा कारण है वो है नागपुर के, नागपुर, नागपुर जो है यहाँ के अप्पा साहब भोसले, अप्पा साहब भोसले, अप्पा साहब भोसले के भोसले से संधि, नागपुर के अप्पा साहब भोसले से संधि, यानी कि अंग्रेजों ने नागपुर के अप्पा साहब भोसले से क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। और ये संधि 27 मई 1816 को हुई थी भैया। 27 मई 1816 को हुई। कब हुई थी? 27 मई 1816 को हुई थी। इससे भोसले की वास्तविक स्वतंत्रता नष्ट हो गई, वास्तविक
स्वतंत्रता नष्ट हो गई, यानी कि जो इनकी जो स्वतंत्रता थी उससे, यानी कि इस संधि के माध्यम से हमेशा के लिए जाती रही, अब ये स्वतंत्र नहीं रहे। तो इससे भी अब्बास साहब भोसले किससे नाराज हो गए, यानी कि अंग्रेजों से नाराज हो गए, और संघर्ष होना क्या हो गया, अनिवार्य हो गया। संघर्ष होना क्या हो गया, अनिवार्य हो गया। इसके बाद हम बात करें, चौथा जो कारण है वो कारण है पेशवा पर पूना की संधि को लादना। पेशवा पर, मैं इसे ऊपर लिख देता हूं बेटा, इधर लिख देता हूं। चौथा, पेशवा पर पूना की संधि को लादना। कौन सी संधि को लादना, पूना की संधि को लादना। देखो अंग्रेजों ने पेशवा के ऊपर एक संधि ला दी, और वो संधि कौन सी थी, पूना की। अर्थात ये पूना की संधि को पेशवा बाजीराव द्वितीय करना नहीं चाहता था, लेकिन इसके अंग्रेजों के दबाव में आकर उसको ये संधि करनी पड़ी है। ठीक है, तो इसकी कुछ शर्तें थी। शर्तें, संधि की जो शर्तें हैं वो निम्न है। तो सबसे पहली जो शर्त हम देखें तो वो संधि थी, पेशवा ने मराठा संघ, पेशवा ने मराठा संघ संघ का अध्यक्ष होने का अधिकार त्याग दिया। यानी कि पहली शर्त थी कि पेशवा अब मराठा संघ का क्या नहीं होगा, अध्यक्ष नहीं होगा। तो पहली शर्त ये थी इसकी, जो पूना की संधि है उसकी। इसकी जो दूसरी शर्त है वो भी बड़ी भयानक है, कि एक अंग्रेज रेजिडेंट, एक अंग्रेज रेजिडेंट, रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया, रखना स्वीकार कर लिया। यानी कि बाजीराव ने यह स्वीकार कर लिया कि भैया एक अंग्रेज रेजिडेंट कहां रहेगा, पूना में रहेगा। ठीक है, बाजीराव के जो दरबार में रहेगा। तीसरी शर्त जो थी वो थी, बाजीराव द्वितीय ने, बाजीराव द्वितीय ने यह स्वीकार किया कि, बाजीराव द्वितीय ने यह स्वीकार किया कि अंग्रेज जितनी चाहे, अंग्रेज जितनी चाहे उतनी सेना उनके राज्य में रख सकते हैं। यानी कि अब जो सेना रखने का जो बारी आई, तो उसने बाजीराव ने कह दिया कि अंग्रेज जितनी चाहे सेना उनके राज्य में रख सकते हैं। यह स्वीकार कर लिया किसने, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। चौथी शर्त थी कि पेशवा, पेशवा कौन है, बाजीराव द्वितीय। पेशवा कौन है, बाजीराव द्वितीय। पेशवा अपने मंत्री, मंत्री त्र्यंबक नाम, त्र्यंबक जी, त्रयंबक जी को पकड़वाएगा। किसको पकड़वाएगा, त्र्यंबक जी को पकड़वाएगा। तब तक, तब तक अपने परिवार का,
अपने परिवार का एक सदस्य सदस्य अंग्रेजों के पास बंदी रहेगा या बंधक रहेगा। यानी कि पेशवा अपने मंत्री द्रम्य जी को पकड़वाएगा और तब तक जब तक वो पकड़े नहीं जाते तब तक अपने परिवार का एक सदस्य किसके पास, अंग्रेजों के पास बंदी के रूप में रखेंगे। कौन? पेशवा। और पांचवी जो शर्त थी इसकी इस संधि की वो निम्न थी कि अहमदनगर का दुर्ग, अहमदनगर का दुर्ग, किसका दुर्ग? अहमदनगर का दुर्ग अंग्रेजों को दे दिया। अंग्रेजों को दे दिया। किसको दे दिया? अंग्रेजों को। कौन सा नगर दे दिया? अहमदनगर का जो दुर्ग है ना वो अंग्रेजों को दे दिया। और मालवा बुंदेलखंड मालवा बुंदेलखंड उत्तर भारत पर अपना अधिकार त्याग दिया। यानी कि उत्तर भारत पर से अपना अधिकार त्याग दिया। तो देखो पेशवा पर पूना की संधि को लादा गया है अंग्रेजों के द्वारा। तो पहली शर्त क्या थी? पेशवा ने मराठा संघ की अध्यक्ष होने का अधिकार छोड़ दिया या त्याग दिया। पेशवा ने मराठा संघ का अध्यक्ष होने का अधिकार त्याग दिया। अर्थात अब पेशवा मराठा संघ का क्या नहीं है? अध्यक्ष नहीं है। दूसरा, एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया। किसने? पेशवा ने। दूसरा, बाजीराव द्वितीय ने यह स्वीकार किया कि अंग्रेज जितनी चाहे या चाहे उतनी सेना उनके राज्य में रख सकते हैं। अर्थात पेशवा के राज्य में जितनी चाहे अंग्रेज उतनी सेना रख सकते हैं। चौथा, पेशवा अपने मंत्री त्र्यंबक जी को पकड़वाएंगे या पकड़वाएगा तब तक अपने परिवार का एक सदस्य अंग्रेजों के पास बंधक रहेगा। कि अपने परिवार का एक सदस्य किसको दिया जाएगा? जो अंग्रेजों को दे दिया जाएगा कि भैया जब तक नहीं पकड़वाएंगे तब तक ये बंधक है। यानी कि त्रिभुवन जी की क्या है? जमानत है। पांचवा, अहमदनगर का दुर्ग, किसका दुर्ग? अहमदनगर का दुर्ग अंग्रेजों को दे दिया। और मालवा बुंदेलखंड और उत्तर भारत पर से यानी कि पेशवा ने अपना अधिकार त्याग दिया। मालवा बुंदेलखंड और उत्तर भारत पर से पेशवा ने अपना अधिकार त्याग दिया। ये संधि थी पेशवा पर पूना की संधि जिसको लादा गया। इस कारण भी पेशवा अंग्रेजों से नाराज हो गए और युद्ध अनिवार्य हो गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय, क्योंकि बेसिन की संधि जो की गई थी उससे पेशवा नाराज थे। दूसरा, मराठा तथा पिंडारियों का गठबंधन। क्या हो गया था? गठबंधन। इससे भी अंग्रेज क्या हो गए? नाराज हो गए। तीसरा, नागपुर के अप्पा साहब भोसले से संधि। नागपुर के अप्पा साहब भोसले से क्या कर ली गई? संधि कर ली गई। और 27 मई 1816 को। इससे भोसले की वास्तविक स्वतंत्रता का क्या हो गया? अंत हो गया। वास्तविक स्वतंत्रता क्या हो गई? नष्ट हो गई। चौथा जो कारण माना गया है पेशवा पर पूना की संधि को लादना। इसकी शर्तें क्या क्या थी? पेशवा ने मराठा संघ का अध्यक्ष होने का अधिकार छोड़ दिया। दूसरा, एक अंग्रेज रेजिडेंट पूना में रखेगा। तीसरा, बाजीराव द्वितीय ने यह स्वीकार किया कि अंग्रेज जितनी चाहे उतनी सेना उनके राज्य में रख सकते हैं। चौथा, पेशवा अपने मंत्री त्रिलोक जी को जब तक नहीं पकड़वा लेता तब तक अपने परिवार का एक सदस्य अंग्रेजों के पास बंधक रहेगा। पांचवा, अहमदनगर का दुर्ग अंग्रेजों को सौंप दिया। और मालवा बुंदेलखंड उत्तर भारत पर
अपना अधिकार त्याग दिया, अपना अधिकार त्याग दिया। अब है पांचवा कारण, जो देखें पांचवा कारण है, और वो है दौलत राव सिंधिया से, दौलत राव सिंधिया, सिंधिया से, दौलत राव सिंधिया से संधि। अंग्रेजों ने अब संधि किससे की है? दौलत राव सिंधिया से की है। किससे की है? दौलत राव सिंधिया से। और ये संधि हुई थी, याद रखना बच्चों, 5 नवंबर 1817 को, 5 नवंबर 1817 को। कब हुई है ये? 5 नवंबर 1817 को हुई है। इस संधि की भी कुछ शर्तें थी जो मराठों को क्या कर रही थी? नाराज कर रही थी और युद्ध के लिए उकसा रही थी। तो चलिए, पहली संधि की शर्त थी, फर्स्ट शर्त, इसकी जो शर्त है पहली, वो है कि अंग्रेजों को पिंडारियों के खिलाफ, अंग्रेजों को पिंडारियों के खिलाफ, किसको? अंग्रेजों को पिंडारियों के खिलाफ सहायता देगा। किसके खिलाफ सहायता देगा? पिंडारियों के खिलाफ सहायता देगा। देखो, ये संधि किसके साथ की गई है? सिंधिया के साथ। जबकि मैंने आपको दूसरा जो कारण बताया था, वो कारण था मराठों तथा पिंडारियों का गठबंधन। अब ये संधि जो की गई है किसके साथ की गई? दौलत राव सिंधिया के साथ, ग्वालियर के शासक के साथ की गई है। और उसमें कहा गया कि अंग्रेज जब पिंडारियों से युद्ध करेंगे तो दौलत राव सिंधिया क्या देगा? सहायता देगा। अब यानी कि जो दोस्त थे ना आपस में, उनको झगड़वा रहे हैं कौन? अंग्रेज। अब बताओ, युद्ध होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। दूसरी शर्त कि सिंधिया को, किसको? सिंधिया तो उदयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बूंदी आदि राजपूत राज्यों से, बूंदी आदि राजपूत राजपूत राज्यों से, सिंधिया को उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बूंदी आदि राजपूत राज्यों से स्वतंत्र रूप से संधि, स्वतंत्र रूप से संधि, स्वतंत्र रूप से संधि करने के अधिकार से वंचित कर दिया। स्वतंत्र रूप से संधि करने के अधिकार से वंचित कर दिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि सिंधिया जो है, अब उदयपुर, कोटा और जोधपुर, बूंदी और आदि राज्य, कौन से आदि राजपूत राज्य, यानी कि राजस्थान के जो राजपूत राज्य हैं, उनसे स्वतंत्र रूप से अब क्या नहीं कर सकता? संधि नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या होगा? अगर इनसे संधि करनी है तो किसकी सहायता चाहिए? अंग्रेजों की। किसकी मध्यस्थता चाहिए? अंग्रेजों की मध्यस्थता चाहिए, ताकि वो क्या कर सके? संधि कर सके। और अंग्रेज जब बीच बचाव यानी बीच में आएंगे तो निश्चित रूप से वो अपना फायदा देखेंगे। क्या देखेंगे? अपना फायदा देखेंगे। और ये आपस में युद्ध की स्थिति में नहीं आएंगे, आपस में सैनिक संधि नहीं करेंगे ये। तो इसलिए अंग्रेजों का भी भला होगा और भैया सिंधिया को तो दबाना ही है। तो अतः सिंधिया समझ गया था कि अब जब तक हम अंग्रेजों को परास्त नहीं कर देंगे तब तक हमारी स्थिति सही नहीं है। तो इस कारण से विरोध हुआ। इसकी जो तीसरी शर्त है,
कौन सी शर्त? तीसरी शर्त। इससे देखें, इससे अंग्रेजों ने इससे अंग्रेजों ने इससे अंग्रेजों ने सिंधिया के पास सिंधिया के पास के क्षेत्रों पर अपनी शक्ति सुदृढ़ कर ली थी। सिंधिया के पास के क्षेत्रों पर अपनी शक्ति सुदृढ़ कर ली, यानी कि अपनी शक्ति को क्या कर लिया? सुदृढ़ बना लिया। कौन से क्षेत्र में? अंग्रेजों ने सिंधिया के आसपास वाले जो क्षेत्र थे वहां पर अपनी शक्ति को सुदृढ़ बना लिया। देखो, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बूंदी, इन पे किसका अधिकार हो गया? एक तरीके से अंग्रेजों का। अर्थात जब भी आप इनसे संधि करोगे तो पहले मध्यस्थता किसकी चाहिए? अंग्रेजों की चाहिए। तो ये संधि किसके साथ की गई थी? दौलत राव सिंधिया के साथ की गई थी। कब की गई थी? 5 नवंबर 1817 को। कब की गई थी? 5 नवंबर 1817 को। इसके इसकी शर्तें क्या थी? पहली शर्त, अंग्रेजों और पिंडारियों के खिलाफ अंग्रेजों को लगा देना, अंग्रेजों को पिंडारियों के खिलाफ सहायता देगा। यानी कि अंग्रेजों को पिंडारियों के खिलाफ कौन देगा सहायता? दौलत राव सिंधिया। दूसरा, सिंधिया को उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बूंदी आदि राजपूत राज्यों से स्वतंत्र रूप से संधि करने का अधिकार, यानी कि अधिकार से वंचित कर दिया कि आप स्वतंत्र रूप से क्या नहीं कर सकते? अधिकार नहीं कर सकते। तीसरा, इससे अंग्रेजों ने सिंधिया के पास वाले क्षेत्रों में अपनी शक्ति को क्या कर लिया? सुदृढ़। अतः दौलत राव सिंधिया अंग्रेजों से नाराज हो गया और युद्ध होना अनिवार्य हो गया। युद्ध होना क्या हो गया? अनिवार्य हो गया। छाप दीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं छठा कारण, गायकवाड़ से संधि किससे संधि है? गायकवाड़ से संधि है। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, ये गायकवाड़ से जो संधि की गई है, ये की गई है 6 नवंबर 1817 को। 6 नवंबर 1817 कब की गई है? 6 नवंबर 1817 को गायकवाड़ से संधि की गई है। और इस संधि में क्या निश्चित किया गया कि ये गायकवाड़ बड़ौदा के भैया, कहां के? बड़ौदा के। गायकवाड़ तथा उसकी सेना, गायकवाड़ तथा उसकी सेनाओं को, गायकवाड़ और साथ में उसकी सेनाओं को अंग्रेजों के लिए अधिक उपयोगी बनाना। इस संधि का मतलब था कि भैया आपसे जो संधि की जा रही है, इसका मतलब है कि आप भी और आपकी जो सेना है उसे अंग्रेजों के लिए आप कितनी अधिक उपयोगी बना सकते हो, इसलिए ये संधि की गई थी। इससे मराठा सरदार क्या हो गए? नाराज हो गए कि हमारा ही एक सरदार जो अंग्रेजों का साथ दे रहा है और उसकी सेना भी किसके लिए काम कर रही है? अंग्रेजों के लिए काम कर रही है। इससे युद्ध होना और भी ज्यादा, यानी कि हो गया था, अवश्य संभावी हो गया था। क्योंकि कहते हैं ना, घर का विधि लंका ढाए। तो सेम कंडीशन ये मराठा सरदार था, बड़ौदा का शासक था, तो इसने भी यानी कि किसका साथ दिया है? अंग्रेजों का साथ दिया है। किसका साथ दिया है? अंग्रेजों का साथ दिया है। उसकी सेना भी किसके लिए लड़ रही है? अंग्रेजों के लिए लड़ रही है। किससे लड़ रही है? अपने ही लोगों से, अर्थात मराठों से लड़ रही है। तो ये संधि जो की गई थी उसकी सेना को सुदृढ़ करने के लिए की गई थी। गायकवाड़ की संधि, जो गायकवाड़ से संधि की गई है उसको गायकवाड़ की जो सेना है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए की गई है। होलकर की स्थिति को कमजोर बनाना
किसकी स्थिति को कमजोर बनाना? होल्कर की स्थिति को कमजोर बनाना। और ये कार्य कब हुआ था? अर्थात हम कह सकते हैं 1817 ईस्वी में। कब किया गया था? 1817 ईस्वी में। इस समय इंदौर के शासक, इंदौर के शासक कौन कहलाते हैं? होल्कर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? होल्कर। इंदौर के शासक या इंदौर में जसवंत सिंह होल्कर, जसवंत सिंह होल्कर की मृत्यु हो गई है। किसकी मृत्यु हो गई थी? इंदौर में जसवंत सिंह होल्कर की मृत्यु हो गई। तो तो वहां अव्यवस्था फैल गई। क्या फैल गई थी? अव्यवस्था फैल गई थी होल्कर की मृत्यु होने पर। तो होल्कर की मृत्यु हुई, तो इसके बाद हम बात करते हैं होल्कर के दो सहयोगी। किसकी? ये तो फर्स्ट बात होगी। होल्कर के दो सहयोगी, के दो सहयोगी। कितने सहयोगियों की बात कर रहे हैं? होल्कर के दो सहयोगी अमीरों को, अमीरों को अंग्रेजों ने अपने पक्ष में, किसके पक्ष में? अपनी ओर या अपने पक्ष में मिला लिया, अपने पक्ष में कर लिया या मिला लिया। पहला व्यक्ति था, ध्यान रखना, पहला व्यक्ति था अमीर खां। अमीर खां। और दूसरा व्यक्ति था गफूर खां। गफूर खां, यानी कि दो व्यक्ति थे, एक तो था अमीर खां और दूसरा था गफूर खां। गफूर खां और अमीर खां को अंग्रेजों ने अपने पक्ष में मिला लिया, क्योंकि होल्कर की स्थिति को क्या करना था? कमजोर। इन सब कारणों की वजह से युद्ध प्रारंभ हुआ था। इस बात से होल्कर के जो उत्तराधिकारी हैं या होल्कर के जो गद्दी पर बैठे, याद रखना होल्कर वंश है, ठीक है, टाइटल जिसे बोलते हैं। तो जसवंत सिंह थे उस समय, इनके बाद भी जो शासक बने उनको भी हम क्या कहते हैं? होल्कर ही कहते हैं। तो जो अगली गद्दी पर बैठने बैठने यानी कि उनका जो उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठा, वो प्लस होल्कर के जो साम्राज्य के लोग थे, वो सारे के सारे लोग मराठों के, यानी मराठों के साथ साथ वो किससे विरुद्ध, किसके विरुद्ध हो गए थे? अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे। तो हम कह सकते हैं कि होल्कर भी अब किसके विरुद्ध है? अंग्रेजों के विरुद्ध है। क्योंकि होल्कर को इस समय कमजोर किया गया जब वो जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी उस समय, क्योंकि यहाँ पर अव्यवस्था फैल गई। और अव्यवस्था फैलने के साथ ही यहाँ के दो जो जसवंत सिंह होल्कर के दो सहयोगी थे, और वो भी क्या थे? अमीर थे। तो उन अमीरों में से पहला था अमीर खान और दूसरा कौन था? गफूर खान। इन दोनों को अंग्रेजों ने अपनी ओर मिला लिया और होल्कर को क्या कर दिया? कमजोर। चलते हैं, छापिए इसे बेटा। आगे बात करते हैं अपने युद्ध की घटनाओं पर। किसकी घटनाओं पर? युद्ध की घटनाओं के ऊपर चलते हैं। छाप दीजिए बेटा। छाप दिया ना? चलिए, घटनाएं। युद्ध की घटनाएं। किसी घटनाएं? युद्ध की घटनाएं हम देख रहे हैं। चलते हैं इसमें क्या क्या है। देखो, सबसे पहले संधियों से तंग आकर, से तंग आकर, आपको मालूम है
प्रत्येक व्यक्ति के साथ क्या की गई है? अंग्रेजों ने संधि की है। इनसे तंग आकर बाजीराव द्वितीय, ये बाजीराव द्वितीय कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। अप्पा साहब, अप्पा साहब भोंसले, अप्पा साहब भोंसले, एक तो बाजीराव द्वितीय जो पेशवा है, अप्पा साहब भोंसले, साथ में तथा मल्हार राव होलकर, मल्हार राव होलकर। देखो जसवंत सिंह होलकर की मृत्यु हुई थी, उसके बाद कौन आया? मल्हार राव होलकर आ गया। कौन आ गया? मल्हार राव होलकर। तो ये देखो, एक तो बाजीराव द्वितीय पेशवा, अप्पा साहब भोंसले, मल्हार राव होलकर ने सम्मिलित रूप से यानी कि तीनों इकट्ठे हो गए। ये क्या हो गए? इकट्ठे हो गए रूप से 1817 ईस्वी में। कितने में? 1817 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिए। अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यानी कि बाजीराव द्वितीय जो पेशवा है, अप्पा साहब भोंसले और मल्हार राव होलकर, ये जो उसके सरदार हैं, इन्होंने सम्मिलित रूप से मिलकर 1817 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। किसकी घोषणा कर दी? अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहला युद्ध जो लड़ा गया वो किसके साथ लड़ा जा रहा है? बाजीराव द्वितीय के साथ। तो चलिए इसको प्रिंट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूं एक बार, फिर आगे चलते हैं। जगह कम है यहाँ पे। सिंधिया से तंग आकर बाजीराव द्वितीय, अप्पा साहब भोंसले और मल्हार राव होलकर ने सम्मिलित रूप से 1817 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। किसकी घोषणा कर दी? युद्ध की। तो चलिए पेशवा से युद्ध, पहला पेशवा से युद्ध। किससे युद्ध हो रहा है? पेशवा से युद्ध हो रहा है। देखो पेशवा ने ऊना के निकट, पेशवा ने ऊना के पास में किरकिरी, ऊना के पास में कौन से स्थान है? किरकी नामक स्थान पर कौन से नामक स्थान पर? पेशवा ने ऊना के पास किरकी नामक स्थान पर ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया। ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया। कहां आक्रमण कर दिया? ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया। कहां पर? किरकी नामक स्थान पर। इसके बाद ये तो घटना हो गई फर्स्ट कि पेशवा ने ऊना के पास किरकी नामक स्थान पर ब्रिटिश रेजिडेंसी पर क्या कर दिया? आक्रमण। ठीक है। अब रेजिडेंट था ना, जिनका नाम था एल्फिस्टन, एल्फिस्टन भाग खड़ा हुआ। रेजिडेंट एल्फिस्टन जैसे ही ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण हुआ, उसने देखा रे भैया आक्रमण हो गया है, तो वो वहां से भाग खड़ा होता है दुम दबा के। इसके बाद तीसरा, ये तो दूसरा कारण हो गया। तीसरी बात करें हम तो याद रखना, रेजिडेंट एल्फिस्टन ने उन्हें दोबारा से जनरल स्मिथ की सहायता से, किसकी सहायता से? जनरल स्मिथ की सहायता से 12 नवंबर
1817 ईस्वी में, कितने में, 12 नवंबर 1817 ईस्वी में पूना पर अधिकार कर लिया, पूना पर अधिकार कर लिया। यानी कि पेशवा ने पूना के पास तिर्की नामक स्थान पर ब्रिटिश रेजिडेंसी पर क्या किया था, आक्रमण किया था। अब रेजिडेंट वहां से एल्फिस्टन जो था वो भाग खड़ा हुआ और भागकर कहां पहुंच गया, जनरल स्मिथ के पास। जनरल स्मिथ ने उसकी क्या की, सहायता, और दोबारा से आक्रमण कर दिया, किसके ऊपर, पूना के ऊपर। कब किया, 12 नवंबर 1817 में। कब किया है, 12 नवंबर 1817 में। और पूना पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। पूना पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। इसके बाद पेशवा, अंत में पेशवा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। पेशवा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। क्या करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा। और पेशवा को पेंशन देकर, पेशवा को पेंशन देकर उसका राज्य छीन लिया। पेशवा को पेंशन दे दी और उसका राज्य क्या कर लिया, छीन लिया।